नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आर्थिक विकास की समझ, कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान। हमने पिछले एक चैप्टर ख़त्म कर लिया है आर्थिक विकास की समझ का। आज हम दूसरा चैप्टर करेंगे। आर्थिक विकास की समझ में हम आज दूसरा चैप्टर देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। भारतीय व्यवस्था के क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्र। जब हम प्राकृतिक संसाधन जैसे कृषि, खनन, मत्स्य आदि उद्योग का प्रयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहते हैं। खनन, लकड़ी काटना या लेबरिंग, मत्स्य, पशुपालन ऐसे ही कुछ प्राथमिक गतिविधियां हैं। अब देखेंगे हम द्वितीय गतिविधियां। प्राकृतिक उत्पादकों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित करना द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि होती है। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। चीनी उद्योग, कागज उद्योग आदि प्राथमिक गतिविधियों पर निर्भर करता है। अब देखेंगे हम तृतीय क्षेत्र। यह क्षेत्र वस्तु व सेवाओं का उत्पादन नहीं करता, बल्कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की उत्पादक प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, जैसे बैंक, शिक्षा आदि। सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ है कि किसी विशेष वर्षों में प्राप्त क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं को योगफल। अब हम देखेंगे उत्पादकता में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व। किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे कि अस्पताल, परिवहन, बैंक, डाक, तार आदि की आवश्यकता होती है। तृतीय क्षेत्र को बढ़ावा देता है। इसमें कृषि एवं उद्योग के विकास में परिवर्तन, व्यापार, भंडारण जैसे सेवाओं का विकास होता है। आय बढ़ाने से कई सेवाओं जैसे कि रेस्तरां, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल और विद्युत आदि की मांग को शुरू करते हैं। यह रेस्टोरेंट है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण और अपरिहार्य हो गए हैं। अल्प बेरोजगारी। जब किसी काम में जितने लोगों की ज़रूरत हो उससे ज़्यादा लोग काम में लगे और वहाँ अपनी उत्पादकता क्षमता के काम योग्य के काम कर रहे हैं। प्रच्छन्नता तथा छिपी बेरोजगारी भी कहा जाता है। यह बेरोजगारी की, अल्प बेरोजगारी की डेफिनेशन के रूप में भी आप लिख सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। 100 दिन के रोजगार की सरकार की ओर से गारंटी। सरकार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी, पर पता नहीं कब देगी, ऐसा तो बुक में लिखा हुआ है। संगठित क्षेत्रक। रोजगार की अवधि नियमित होती है, सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन होता है। इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया और कार्यविधि है। असंगठित क्षेत्रक। छोटी और बिखरी इकाई अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर रहती है। नियम और विनियम होती है परंतु उनका पालन नहीं होता। रोजगार सुरक्षित नहीं होता। प्रश्न उत्तर देखेंगे हम आगे कि आपके एग्ज़ाम में कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियां का प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीय क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है? व्याख्या कीजिए। रोजगार, हम देखेंगे पहले का आंसर। रोजगार की उपस्थिति के आधार पर आर्थिक गतिविधियां निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित की जाती है। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक। उत्पादकता के आधार पर उद्योगों को हम निम्नलिखित वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक में क्या क्या आते हैं? प्राथमिक द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं का प्रयोग के लिए एकत्रित करने से संबंधित गतिविधियां कार्यों को प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कर सकते हैं। खनन, लकड़ी काटना या
लंबरिक और मत्स्य ग्रहण आदि ऐसे ही कुछ प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्रक वे गतिविधियाँ जो कच्चे मार्ग और प्राथमिक उत्पादकों को मानव के लिए उपयोगी वस्तु को बदलती है, द्वितीय गतिविधियाँ कहलाती है। उदाहरण के लिए चीनी उद्योग, कागज उद्योग आदि प्राथमिक गतिविधियों पर निर्भर करते हैं। तृतीयक क्षेत्रक वे गतिविधियाँ जिनकी विविध क्रिया आधुनिक उपयोगों और सफलतापूर्वक चलाने के लिए अत्यधिक आवश्यक होती है, तृतीय क्षेत्र की गतिविधियाँ कहलाती है। तृतीय क्षेत्रक उद्योग के उदाहरण यातायात, संचार, बैंक और शिक्षा और सेवा होती है। आगे हम देखेंगे तृतीय क्षेत्र की वस्तुओं का नहीं वन सेवाओं का निर्माण किया जाता है। राष्ट्रीय आय मुख्य आधार ये तृतीय क्षेत्र की ही है, चाहे रोजगार का मुख्य आधार अभी भी कृषि और प्राथमिक क्षेत्रक है। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से भिन्न हो कैसे है, उदाहरण व्याख्या कीजिए। हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन का दूसरा आंसर। तृतीय क्षेत्रक में अनेक क्रियाएं होती है, जैसे कि यातायात, संचार, बैंक सेवा, शिक्षा। इस क्षेत्र में किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं किया जाता। तृतीय क्षेत्रक सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीय क्षेत्रक एक प्रकार का वे लोग हैं जो प्राथमिक और विषय क्षेत्रों से संबंधित सेवाओं में लगे हुए हैं, जैसे यातायात, संचार, व्यापार, बैंकिंग और स्टोरेज था आदि गतिविधियों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका संबंध प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों से सीधा नहीं होता। वे उत्पादन में कोई सहायता नहीं करते। ऐसे लोग व्यक्ति को सेवाएं उपलब्ध कराने के वाले लोग, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, धोबी, नाई, मोची, वकील सम्मिलित है। फिर प्रशासनिक कार्य में लगे हुए लोग होते हैं। इस प्रकार तृतीय क्षेत्रक प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक से भिन्न है। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी से अभिप्राय है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से इसकी एक एक करके उदाहरण दीजिए। प्रच्छन्न बेरोजगारी, तीसरा क्वेश्चन का तीसरा आंसर है, जब किसी एक विशेष कार्य को करने के लिए आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं तो वैसे बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। उदाहरण, जैसे कि किसी शहर में एक काम के लिए अधिक लोग आ जाना। अब हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है, क्या आप इसे सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। हम देखेंगे कि जिन गतिविधियों के द्वारा चीज़ों के निर्माण की अपेक्षा सेवाओं का निर्माण होता है उसे कहा जाता है तृतीय कहा जाता है। इस बात में कोई संदेह नहीं होता कि भारत में विकास प्रक्रिया जीडीपी तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि होती है। रोजगार के क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र हिस्सेदारी को इतनी अधिक नहीं हो सकती। सन 2000 में बेरोजगारी के क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 60% थी और द्वितीय क्षेत्र की भागीदारी 18% और तृतीय क्षेत्र की भागीदारी 22% थी। इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तीसरे क्षेत्र की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। अब हम देखेंगे पांचवा क्वेश्चन। जैसे कि हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम पांचवा क्वेश्चन देखेंगे कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना करें। इसकी तुलना करें। पांचवा का आंसर है कि वे क्षेत्र जो सरकारी नियंत्रण में होते हैं और जहां पर वह काम निम्न अनुसार होता है उसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। वह क्षेत्र जो नौकरी नियमित नहीं होती, उन पर सरकार की कोई नियंत्रण नहीं होता, उसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। अब हम देखेंगे कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र की गतिविधियाँ। संगठित क्षेत्र जबकि विशेष नियमों का पालन करते हैं या होता है जिसके कारण श्रमिकों के हितों की रक्षा हो जाती है, परंतु संगठित क्षेत्र में ऐसे किसी विशेष कानून का पालन नहीं किया जाता।
संगठित क्षेत्र में श्रमिकों की उचित वेतन और वह भी ठीक समय पर मिल जाती है, परंतु असंगठित क्षेत्र में ऐसा काम की कम ही होता है। जबकि संगठित क्षेत्र में श्रमिकों की प्रायतः पक्की होती है, वहीं असंगठित क्षेत्र में क्षेत्र नहीं होता है। अब हम देखेंगे जबकि संगठित क्षेत्र में श्रमिकों की भागीदारी सरकार नियमों को असंगठित क्षेत्र के अतिरिक्त भविष्य की निधि, चिकित्सा और अन्य भत्ते, वेतन, छुट्टियां मिल जाती है। वहाँ प्रायतः असंगठित क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं होता है। जबकि संगठित क्षेत्र में रिटायरमेंट होने के पश्चात पेंशन मिल जाती है और वह असंगठित क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं होता है। आगे हम देखेंगे कि छठा क्या है, छठे का क्वेश्चन, फिर उसका आंसर करेंगे। जैसा कि हम देखेंगे कि छठे का राग 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। इसका पूरा मतलब आपको आगे समझाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा श्रमिकों की साधारण अवस्था को सुधारने के लिए केंद्र सरकार 2005 को यह अनियमित पास किया। यह अधिनियम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार केवल देश के 200 जिलों में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले श्रमिकों को यह विश्वास दिलाया गया कि काम न मिलने पर उन्हें 100 वर्ष के रोजगार के लिए गारंटी दी जाती है। यदि श्रमिकों को वर्ष भर में 100 दिन का काम नहीं मिलता तो सरकार उनकी आपूर्ति करेगी और बेरोजगारी भत्ता देगी। इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार उस पर कार के कामों को वरीयता देगी। इसका यह आंसर है। यह इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है, आप इससे अपने बोर्ड में एग्ज़ाम देकर अच्छे से स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। कुछ आगे भी हो जाए, जिससे भविष्य में भूमि के उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी। यह भी छूट गया तो आप देख लेना। इसके अलावा आप इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पर जाकर पीडीएफ ले सकते हैं और आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब आप इसको ज़रूर से ज़रूर कीजिए ताकि यह परिवार आपको और भी अच्छे तरीके से पढ़ा सके। धन्यवाद दोस्तों।